सब मैं आशा करता हूँ कि आप सब अपने अपने घरों पर ठीक होंगे। इसी के साथ जो अपने टॉपिक चल रहा था फर्स्ट यूनिट का पैथोलॉजी का, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए न्यू टॉपिक आता है सेलुलार अडेप्टेशन। ठीक है, उसी को मैं कंटिन्यू करता हूँ। इसके अंदर अपन पढ़ेंगे कि क्या क्या चेंजेस होते हैं सेल के अंदर, कौन किस टाइप के होते हैं और क्या क्या पैथोलॉजिकल कंडीशन है, कौन कौन से मैक्रो माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन होते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था भाई सेलुलर अडेप्टेशन क्या होता है। तो देखो, जैसे ही किसी सेल के ऊपर पैथोलॉजिकल या स्ट्रेसर कंडीशन आती है, वो माइल्ड से नॉर्मल कंडीशन आती है, मतलब नॉर्मल कंडीशन के बाद में कोई स्ट्रेसर या पैथोलॉजिकल कंडीशन आती है, तो सेल क्या आती है, अपना फंक्शन चेंज कर देती है और उसके अकॉर्डिंग ही क्या उसके अडेप्ट कर लेती है। उसको बोलते हैं अपन सेलुलर अडेप्टेशन। ठीक है, मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ा दिया था कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो तो कम हो गई, लेकिन डिमांड बढ़ रही है। अब डिमांड बढ़ रही है तो सेल क्या करेगी, चेंजेज करेगी उसको, मतलब कि सप्लाई को कंप्लीट करने के लिए जो उसके अंदर चेंजेस आएगा वो उसको अपन बोलते हैं सेलुलर अडेप्टेशन। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ टॉपिक अपना सेलुलर अडेप्टेशन। व्हेन द सेल इज एक्सपोर्ट टू द पैथोलॉजिकल स्टिमुलाई अंडरगो ए सीरीज ऑफ मेटाबॉलिक चेंजेस नोन एज सेल स्ट्रेस। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास के अंदर, देखो कोई भी जो नॉर्मल सेल है उसके ऊपर कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन आएगी तो वो उसके अंदर सीरीज ऑफ इवेंट, मतलब कि सीरीज ऑफ चेंजेस आना स्टार्ट होंगे। कोई मेटाबॉलिक चेंजेस आएगा, कोई अलग अलग चेंजेस आएगा, उसी को अपन क्या बोलते हैं, सेल स्ट्रेस। ठीक है, the cell can undergoes adaptation to decrease damage and response to stimuli and achieve a new steady and altered state of that allow the cell to survive and continue to function in a abnormal environment। देखो, नॉर्मल सेल होती है, उसके अंदर कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन आई, ठीक है, डैमेज हो गई, जैसे ही वो डैमेज होगी तो उसके अंदर क्या होगी, अचीव ए न्यू स्टडी, वो क्या करेगी, एक नई स्ट्रक्चर हो जाएगी और वो उसके अलाउ टू द सेल सर्वाइव कंडीशन टू फंक्शन इन ए एबनॉर्मल एनवायरनमेंट। जो सेल देखो, नॉर्मल सेल एक नॉर्मल एनवायरनमेंट के अंदर क्या कर रही थी, अपना फंक्शनिंग कर रही थी, लेकिन उसके अंदर चेंजेस आए, कोई भी स्ट्रेसर या पैथोलॉजिकल कंडीशन आई। अब उसको सर्वाइव करने के लिए, सेल को सर्वाइव करने के लिए वो क्या करेगी, उसके अंदर चेंजेज स्टार्ट करेगी और वो क्या करेगी, एबनॉर्मल, जो एबनॉर्मल एनवायरनमेंट में ही क्या करेगी, सर्वाइव करने की कोशिश करेगी। इसी को अपन क्या बोलते हैं, सेलुलर अडेप्टेशन। जैसे कि कई बार बोलते हैं ना कि तुम मेरे अकॉर्डिंग ढल जाओ, कि तुम मेरे अकॉर्डिंग काम करो, तो जो सेल के अंदर जो पैथोलॉजिकल कंडीशन आई है वो उसी के अकॉर्डिंग काम करेगी, उसी को बोलते हैं अपन सेलुलर अडेप्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट है cell can adapt to certain physiological and pathological stimuli by changes in the size, number और differentiation of cell in affected tissue। जो भी सेल या टिश्यू अफेक्टेड हुआ है उसके अंदर सर्टेन फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल, जो फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल कोज है उसकी वजह से जो चेंजेज आएगा, कौन कौन से चेंजेज होगा, क्या तो उसकी साइज में चेंज होगा, क्या उसकी नंबर में चेंजेज होगा और क्या उसके डिफ्रेंशिएशन आएंगे, वो इसके अंदर अपन स्टडी करेंगे। द चेंजेज आर रिवर्सिबल कॉल्ड सेलुलर अडेप्टेशन। देखो, जैसे ही कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन हट जाएगी तो सेल अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग स्टार्ट करना कर देगी, मतलब कि जैसे ही पैथोलॉजिकल कंडीशन हटेगी सेल अपने आप ही नॉर्मल काम करना स्टार्ट कर देगी। लेकिन फिर से अगर सेल के अंदर कोई पैथोलॉजिकल माइल्ड टू मॉडरेट आएगी तो वो क्या होगी, रिवर्सिबल सेल चेंजेस होंगे, मतलब कि जो चेंजेस हुए थे उसके अलावा कुछ और चेंजेस होंगे, उसी को अपन क्या बोलते हैं, सेलुलर अडेप्टेशन। सेलुलर अडेप्टेशन का मतलब होता है किसी भी सेल के ऊपर, नॉर्मल सेल के ऊपर कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन आ जाए और उसके अंदर जो मेटाबॉलिक चेंजेज हो, मतलब कि वो सेल उसके अकॉर्डिंग ही चेंजेज हो जाए, उस पैथोलॉजिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग ही चेंजेज हो जाए, है ना, उसी को अपन बोलते हैं सेलुलर अडेप्टेशन। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ अडेप्टेशन की, अडेप्टेशन किस किस प्रकार का होता है, क्या क्या टाइप है। इट इंक्लूड हाइपरट्रॉपी, हाइपरप्लेजिया, एट्रोपी, मेटाप्लेजिया एंड डिस्प्लेजिया। ये इसके क्या है, टाइप। अब अपन जो ये पांचों टाइप है उनको एक एक करके उसके अंदर ब्रॉडली क्लासिफिकेशन से डिस्कस करेंगे। हाइपरट्रॉपी, हाइपरट्रॉपी का आपको पता है, हाइपर मतलब कि बढ़ना, ठीक है, सीधा सीधा समझ में आ रहा है हाइपर। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं
hypertrophy. It is defined as increase in the size of the tissue or organ due to increase in the size of cell. It develops in organ composed of non-dividing cells such as cardiac or skeletal muscles. नॉन डिवाइडिंग सेल्स, नॉन डिवाइडिंग सेल्स वो होती है जो कभी भी डिवाइड नहीं हो सकती, आगे से आगे डिवाइडेशन नहीं हो सकता, जैसे कि स्केलेटल और कार्डियक मसल्स। अब देखो हाइपरट्रॉफी का सीधा सीधा मीनिंग है इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल और टिश्यू। ठीक है, जैसे ही कोई सेल के अंदर पैथोलॉजिकल कंडीशन आएगी वो अपनी साइज को इंक्रीज कर लेगी, वही होती है क्या, हाइपरट्रॉफी। अब देखो कॉज देखते हैं हाइपरट्रॉफी के। हाइपरट्रॉफी कैन बी क्लासिफाइड इन टू ग्रुप, पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल तो वो होती है कोई डिजीज कंडीशन की वजह से सेल के अंदर चेंजेस आ जाए, उसको बोलते हैं अपन पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी। और फिजियोलॉजिकल मतलब कि उसकी फंक्शनल डिमांड ही बढ़ जाए, क्या, फंक्शनल डिमांड ही, कार्य करने की क्षमता बढ़ जाए और उसके अकॉर्डिंग चेंजेस आ जाए, उसको अपन क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी। फर्स्ट देखते हैं फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी। इट अकर व्हेन देयर इज इंक्रीज फंक्शनल डिमांड और वर्क लीड हाइपरट्रॉफी ऑफ स्केलेटल मसल्स। एग्जाम्पल देखते हैं, एक्सरसाइज कैन इंक्रीज द फंक्शनल डिमांड रिजल्टिंग इन मस्कुलर हाइपरट्रॉफी। ठीक है, क्या, फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एक्सरसाइज कैन इंक्रीज द फंक्शनल डिमांड रिजल्टिंग इन मस्कुलर हाइपरट्रॉफी। सब लोग जिम के अंदर जाते हैं, जिम के अंदर किस लिए जाते हैं, वो जो आपकी जो मसल्स के अंदर चेंजेस होते हैं, जो आपके डोले वगैरह बनते हैं, है ना, उसी को अपन क्या समझते हैं, वो किसके अंदर आएगा, हाइपरट्रॉफी के अंदर। मतलब कि जो सेल की साइज है वो इंक्रीज हो रही है, बाइसेप ट्राइसेप की जो मसल्स हैं उनके अंदर इंक्रीज हो रहा है, वो फिजियोलॉजी। मतलब कि अपन ने क्या करी, अपनी फंक्शनल डिमांड बढ़ा दी। फंक्शनल डिमांड बढ़ा दी तो मसल्स का वर्क भी बढ़ गया, मसल्स का वर्क बढ़ेगा तो उसकी साइज भी बढ़ेगी, वो किसके अंदर आएगा, फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, हाइपरट्रॉफी ऑफ स्मूथ मसल्स, ग्रोथ ऑफ द यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फ्रॉम एस्ट्रोजन स्टिमुलाई। एस्ट्रोजन आपको पता है एक हार्मोन होता है जिसकी वजह से जो यूट्रस होता है नॉर्मल साइज में बहुत ही कम होता है, जो यूट्रस की नॉर्मल कैपेसिटी होती है वो 60 ml होती है, लेकिन जब प्रेगनेंसी होती है तो धीरे धीरे क्या, वो 1000 ml तक हो जाती है। किसकी वजह से, एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से। मतलब कि उसके अंदर जो सेल थी उसके अंदर क्या हो गया, हाइपरट्रॉफी हो गई। हाइपरट्रॉफी होते ही वो क्या कि अपनी साइज को क्या कर लेगा, इंक्रीज कर लेता है, वो किसके अंदर आएगा, हाइपरट्रॉफी ऑफ स्मूथ मसल्स। नेक्स्ट देखते हैं पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी। पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी किसकी वजह से होगी, कोई भी पैथोलॉजिकल मतलब कि डिजीज कंडीशन की वजह से जो चेंजेस आ रहा है वो किसके अंदर आएगा, पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी के अंदर। अब देखो देखते हैं हाइपरट्रॉफी ऑफ कार्डियक मसल्स। देखो हाइपरट्रॉफी ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर ड्यू टू हाइपरटेंशन और डैमेज वॉल्स। देखो जब परसिस्टेंट हाइपरटेंशन रहती है पेशेंट के अंदर, जो उसके लेफ्ट वेंट्रिकुलर है उसकी जो साइज है उसके अंदर जो वाल्स है वो डैमेज हो जाती है, और जो उसकी लेफ्ट वेंट्रिकल की साइज वो क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी जनरली मीन्स इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल ड्यू टू पैथोजेनिक फैक्टर। अब इसके अंदर जो पैथोजेनिक फैक्टर है वो क्या है, हाइपरटेंशन है, और हाइपरटेंशन की वजह से जो उसकी जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर की जो वॉल्स हैं उसके अंदर डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकुलर की साइज बढ़ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं हाइपरट्रॉफी ऑफ स्मूथ मसल्स। हाइपरट्रॉफी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर मसल्स इन रेस्पॉन्स टू यूरिथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन एंड हाइपरट्रॉफी ऑफ मस्कुलर लेयर ऑफ स्टमक ड्यू टू पाइलोरिक स्टेनोसिस। अब देखो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कोई भी एब्स्ट्रक्शन आ जाता है तो क्या है कि यूरिन तो वो क्या ब्लैडर के अंदर स्टोर्ड होगा, तो वो जो कैपेसिटी और नॉर्मल कैपेसिटी कितनी होती है यूरिनरी ब्लैडर की, भाई कितनी होती है,
अब देखो जो यूरिनरी ब्लैडर है उसकी नॉर्मल कैपेसिटी वैसे तो होती है 1.5 ml, लेकिन 200 या 250 ml पर अपने को क्या है कि वॉइडिंग की अर्ज हो जाती है। लेकिन कई बार यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, तो जो रिजर्वायर है यानी ब्लैडर की कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, कितनी 2 से 2500 ml तक की हो जाती है। जो नॉर्मल कैपेसिटी से उससे ज़्यादा बढ़ना वो किसके अंदर आएगा, हाइपरट्रोफी के अंदर। अब दूसरा देखते हैं अपन स्टोमक पाइलोरिक स्टेनोसिस। जो ड्यूडेनम का फर्स्ट पार्ट है वहाँ पे पाया जाता है पाइलोरिक, है ना, उसके अंदर वहाँ पे होता है पाइलोरिक स्पिंटर। अब उसके अंदर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा तो क्या है कि वो बंद हो जाएगा, मतलब कि उसकी थिकनेस या साइज़ बढ़ जाएगी। जैसे ही साइज़ बढ़ जाएगी, जो फूड का रिजर्वोयर है स्टोमक, उसके अंदर जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, मतलब कि जो पहले स्टोर करता था उससे कुछ ज़्यादा स्टोर करने लग जाएगा, ठीक है। अब मैकेनिज्म देखते हैं अपन हाइपरट्रोफी की। हाइपरट्रोफी अकर ड्यू टू इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ सेलुलार प्रोटीन। जो सेलुलार प्रोटीन है, जो सेल्स के प्रोटीन है, उसकी वजह से जो उसकी सेल्स की साइज के अंदर क्या हो जाता है, इंक्रीजमेंट हो जाता है। अब मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस देखते हैं। फर्स्ट है ग्रोस। ग्रोस को बोलते हैं अपन मैक्रोस्कोपिक चेंजेस, द अफेक्टेड ऑर्गन और टिश्यू इज एनलार्ज। आपको दिख जाएगा जो ब्लैडर है उसके अंदर भी क्या बढ़ जाएगा तो आपको आसानी से दिख सकता है, और स्टोमक के अंदर भी जो पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है वो भी आपको इजीली विजुलाइज हो जाएगा। मैक्रोस्कोपी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप अपन चेक करेंगे कि उस सेल को बाहर निकालेंगे और देखेंगे देयर इज इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल एज वेल एज इन द न्यूक्लियस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक नॉर्मल सेल दे रखी है, ये रही। अब जैसे ही इसके अंदर कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन आएगी वो धीरे धीरे, मतलब स्ट्रेस या पैथोलॉजिकल कंडीशन, जैसे जैसे पैथोलॉजिकल कंडीशन आएगी वो अपनी सेल के साइज के अंदर इंक्रीजमेंट स्टार्ट कर देगी। और देखो ये इसके अंदर जो है सेल की साइज के अंदर इंक्रीजमेंट होना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे जो ये न्यूक्लियस देख रहे हो आप, उसकी साइज़ भी पहले कितनी कम है, और आगे आगे देख रहे हो जो पैथोलॉजिकल कंडीशन हो रही है उसके अंदर भी साइज़ क्या होती जा रही है, एज वेल एज जैसे जैसे सेल की साइज़ बढ़ेगी वैसे वैसे न्यूक्लियस की साइज़ भी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। ये किसके अंदर आएगा, हाइपरट्रॉफी के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं दूसरा, हाइपरप्लेजिया। इट इज़ डिफाइंड एज इन increase in the number of cell in an organ or tissue usually resulting in increased size or mass of the organ, ठीक है। हाइपरप्लेजिया का मतलब होता है कि नंबर इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल। जो टिश्यू है, कोई भी ऑर्गन है, उसके अंदर हाइपरप्लेजिया होगा तो जो उसके नंबर है, सेल के नंबर है, वो क्या हो जाएंगी, उसके अंदर इंक्रीजमेंट हो जाएगा। वो किसके अंदर आएगा, हाइपरप्लेजिया के अंदर, ठीक है। अब जो इसके करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं वो देखते हैं। हाइपरप्लेजिया कैन अकर इन ऑर्गन कंपोस्ट ऑफ स्टेबल और लेबाइल सेल। अब जो स्टेबल और लेबाइल सेल होती हैं देखते हैं सबसे पहले क्या होती है। स्टेबल सेल वो होती है, स्टेबल सेल आल सेल्स दैट मल्टीप्लाई ओनली व्हेन नीडेड। स्टेबल सेल वो होती है जब भी अपने को नीड है तभी वो क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन होगा। और लेबाइल सेल वो होती है विच मल्टीप्लाई कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द लाइफ, मतलब कि लाइफ लॉन्ग उनके अंदर मल्टीप्लिकेशन होना शुरू मतलब कि होता रहता है। जैसे कि स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, पूरी लाइफ लॉन्ग स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन का प्रोडक्शन होना मतलब कि होता रहता है। और स्टेबल सेल में देखते हैं अपन जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आती है वो जब भी अपन को नीडेड होती है तभी वो क्या करती है, सीक्रेशन स्टार्ट करती, सीक्रेशन करती रहती है, ठीक है। वो आता है अपना स्टेबल सेल्स के अंदर। बट नेवर अकर इन परमानेंट सेल। जो परमानेंट सेल है उसके अंदर क्या होता है, सेल का डिविजन मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। हाइपरप्लेजिया कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। वही दो फॉलोइंग्स टाइप है, पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल वो होता है जिसके अंदर अपनी फंक्शनल डिमांड बढ़ जाए, जिसकी वजह से जो सेल का नंबर है उनके अंदर इंक्रीजमेंट हो जाए, वो किसके अंदर आएगा, फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया के अंदर, ठीक है। देखते हैं फास्ट। इट मीन्स इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल ड्यू टू द इंक्रीज फंक्शनल डिमांड। जो फंक्शनल डिमांड है वो बढ़ जाएगी, उसके अंदर जो सेल के नंबर है वो इंक्रीज हो जाएंगे। एग्जांपल देखते हैं। इन एंडोमेट्रियम फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया कैन बी सीन इन द
प्रेजेंस ऑफ एस्ट्रोजन फैक्टर। जो एस्ट्रोजन फैक्टर जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है यूट्रस की, जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है उसके अंदर जो एस्ट्रोजन फैक्टर होता है वो क्या करता है, एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन होती है जिसके अंदर जो एंडोमेट्रियम की साइज़ है वो धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ती जाती है नंबर, ठीक है। देयर इज इंक्रीज नंबर ऑफ द यूट्रस सेल स्पेशली इन मस्कुलर लेयर ऑफ द यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जो प्रेगनेंसी के अंदर जो मस्कुलर लेयर होती है यूट्रस की, उसके अंदर क्या होता है, धीरे धीरे इंक्रीजमेंट होता है। आप देखते हो पहले तो कितना सा यूट्रस रहता है, 90 ml तक का, ठीक है। और जैसे जैसे प्रेगनेंसी होती है वो कहाँ तक बढ़ जाता है, 1000 ml तक। मतलब कि उसके अंदर जो नंबर, जो सेल है, नंबर हैं सेल्स के, वो क्या हो गए, इंक्रीजमेंट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया। पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया मीन्स देयर इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल ड्यू टू एनी पैथोजेनिक फैक्टर। बता ही रखा है पैथोजेनिक मतलब पैथोलॉजी जहाँ पे भी आएगा वो किसको लीड करेगा, किसी भी पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से सेल की जो नंबर्स हैं, जो इसके सेल्स के नंबर हैं वो इंक्रीजमेंट हो रहा है, वो किसके अंदर आएगा, पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया के अंदर। एग्जाम्पल देखते हैं, लेटर स्टेज ऑफ कैंसर, एडवांस स्टेज ऑफ पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया। जो एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेजिया कैन डेवलप इनटू एंडोमेट्रियल कैंसर। अब जो स्मूथ मसल्स है यूट्रस की, एंडोमेट्रियम, उसके अंदर जो धीरे धीरे मतलब कि साइज़ बढ़ रही है वो अब नॉर्मल हो जाएगी और वो लीड करेगी एंडोमेट्रियल कैंसर को। मतलब कि जो साइज है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीजमेंट हो जाएगा किसी भी पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से। जो इस जैसे आपको पता है प्रोस्टेट होती है मेल के अंदर, नॉर्मल तो वो क्या होती है, बीन शेप होती है। जो अपनी मेल के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड होती है जो यूरेथ्रा के चारों तरफ होती है। अब जैसे भी उसके अंदर कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन आएगी वो क्या होगी, उसके अंदर सेल का जो साइज मतलब कि नंबर है वो इंक्रीज हो जाएगा और वो किसको, यूरिनरी ब्लैडर को क्या कर देगी, ऑब्स्ट्रक्शन कर देगी, मतलब कि यूरेथ्रल को ऑब्स्ट्रक्ट कर देगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन इसके अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस की क्या क्या चेंजेस आएंगे इस पैथोलॉजिकल कंडीशन के अंदर। दो प्रकार के चेंजेस आते हैं, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक चेंजेस वो होते हैं देखो जिसको अपन आसानी से विजुअलाइज कर सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक चेंजेस वो होते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप अपन को देखना होता है, ठीक है। मैक्रोस्कोपिक चेंजेस के अंदर आता है द अफेक्टेड ऑर्गन इज एनलार्ज। जो अफेक्टेड कोई भी ऑर्गन हुआ है उसके जो साइज है उसके अंदर क्या होगा, इंक्रीजमेंट हो जाएगा इन द साइज ऑफ ऑर्गन। अब मैक्रोस्कोपिक देखते हैं, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल। जैसे अपन उस ऑर्गन की बायोप्सी करेंगे, मतलब कि कोई भी सेल वगैरह लेंगे और उसको विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप में चेक करेंगे, जो सेल के नंबर है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़े हुए पाए जाएंगे, ठीक है। सेल एंड म्यूटेटिक फिगर। नेक्स्ट देखते हैं अपन एट्रोफी। थर्ड देखते हैं अपन एट्रोपी। एट्रोपी क्या होती है, एट्रोपी इज डिफाइंड एज डिक्रीज इन सेल साइज एंड नंबर। देखो जो एट्रोपी होती है वो भी किसी पैथोलॉजिकल जो सेलुलर अडेप्टेशन हुआ है उसके अंदर जो चेंजेज आएंगे, सेल के चेंजेस उसके अंदर होता है एट्रोपी। एट्रोपी के अंदर जो सेल की नंबर है, साइज है, वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एट्रोपी। अब जो एट्रोपी के अंदर जो ऑर्गन के फंक्शन है वो भी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है। कॉजेज देखते हैं इसके अंदर, एट्रोपी कैन बी फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। एट्रोपी डिवाइडेड कैन बी फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल मैंने आपको बता ही रखा है, पैथोलॉजिकल बता ही रखा है, ठीक है। जो अपनी डिमांड है उसके अंदर चेंजेज आ जाएं और उसकी वजह से जो चेंजेस आएंगे सेल्स के अंदर वो किसके अंदर आएगी, फिजियोलॉजिकल एट्रोपी के अंदर। और सेकंड होता है पैथोलॉजिकल एट्रोपी। किसी भी पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से जो भी चेंजेस आएंगे वो किसके अंदर आएगा, पैथोलॉजिकल एट्रोपी के अंदर, ठीक है। फर्स्ट देखते हैं अपन फिजियोलॉजिकल एट्रोपी। इट इज कॉमन ड्यूरिंग सेलुलर फीटल डेवलपमेंट एंड इन अडल्ट लाइफ। ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट एट्रोपी ऑफ एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर इज सीन, ठीक है। इसके अंदर एग्जांपल देखते हैं, थायरोग्लोसियल डक्ट। समझते हैं अपन जो फीटल डेवलपमेंट, जैसे जब यूट्रस के अंदर जब फीटल होता है ना, उसका जब डेवलपमेंट होता है तो जो अपने थायरोग्लोसियल डक्ट होती है, जो थायराइड ग्लैंड से लेकर अपने टंग तक एक डक्ट होती है, ठीक है, वो कनेक्टेड रहती है किससे, थायराइड ग्लैंड से।
उसके अंदर जब जैसे जैसे फिटल लाइफ का डेवलपमेंट होता है, वैसे वैसे जो थायरोग्लोशियल डक्ट है उसकी साइज जो यहाँ से थायराइड से मतलब कि जीभ से लेकर थायराइड तक कनेक्टेड रहती है, उसको बोलते हैं अपन थायरोग्लोशियल डक्ट। जैसे जैसे फीटल का डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे जो ये थायरोग्लोशियल डक्ट है उसके अंदर क्या एट्रोफी होना स्टार्ट हो जाती है, और धीरे धीरे ये थायरोग्लोशियल डक्ट क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब ड्यूरिंग द अडल्ट लाइफ जो एन एवोल्यूशन ऑफ थाइमस ग्लैंड आप सबको पता है कहाँ पर होती है, जस्ट बिहाइंड द स्टर्नम। अब जो बच्चा होता है मतलब कि अपन जब छोटे रहते हैं, छोटों के अंदर क्या है, जो छोटे चाइल्ड रहता है उसके अंदर जो ये थाइमस ग्लैंड है उसका सेंटीमीटर होता है 5 to 7 सेंटीमीटर। लेकिन जैसे जैसे अपन डेवलप होते हैं, जैसे जैसे अपना डेवलपमेंट होता है, वैसे वैसे थाइमस ग्लैंड की क्या हो जाती है, एट्रोफी स्टार्ट होना हो जाती है, और ये 1 से 2 सेंटीमीटर तक की ही हो जाती है, जस्ट बिहाइंड द स्टर्नम। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं एट्रोपी ऑफ ब्रेन एंड हार्ट ड्यू टू एजिंग इज कॉल्ड सेनाइल हाइपरट्रोफी। जैसे जैसे अपनी एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो अपने ऑर्गन है उनकी साइज कम हो जाती है, उसको बोलते हैं सेनाइल एट्रोपी। मतलब कि ड्यू टू द एजिंग फैक्टर किसी भी ऑर्गन की शेप एंड साइज कम कम मतलब कि डिक्रीज होना, उसको बोलते हैं अपन सेनाइल एट्रोफी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? जो फिजियोलॉजिकल ये फीटल डेवलपमेंट के अंदर थायरोग्लोसल डक्ट का डेवलपमेंट है, जो थायरोग्लोसल डक्ट के अंदर एट्रोफी होती है, ये समझ में आया कि नहीं आया? देखो मैं दोबारा से बता देता हूँ। जब फीटल यूट्रस के अंदर होता है उस टाइम के अंदर क्या है कि जो ग्लोसल मतलब कि जीभ से लेकर थायराइड तक एक डक्ट होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन थायरोग्लोशियल डक्ट। अब जैसे जैसे फीटल का डेवलपमेंट होता है ये थायरोग्लोशियल डक्ट की जो साइज एंड शेप है, जो नंबर है, शेप और साइज है, वो क्या होती है, कम होना स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे ये हटी जाती है। ठीक, इसको बोलते हैं अपन थायरोग्लोशियल डक्ट के अंदर एट्रोपी होती है वो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन पैथोलॉजिकल एट्रोपी ड्यू टू द पैथोलॉजिकल कंडीशन इट कैन बी लोकल एंड जनरलाइज। जो पैथोलॉजिकल एट्रोपी है वो दो प्रकार की होती है, एक तो लोकल और एक जनरलाइज। लोकल देखते हैं अपन डिसयूज, मतलब कि अपन किसी भी ऑर्गन का अपन यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो जैसे उसका काम नहीं कर रहे हैं तो उसके फंक्शन क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। देखो डिसयूज एट्रोफी, इसको ऑल अदर और बोलते हैं डिसयूज एट्रोफी, डिक्रीज वर्कलोड, जो काम करने की क्षमता है वो कम हो जाती है। एट्रोफी ऑफ लिम्ब मसल, ठीक है, इमोबलाइज प्लास्टर कास्ट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर और प्रोलॉन्ग बेड रिडन। देखो किसी को कोई फ्रैक्चर हो जाता है, बहुत ही मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर हो जाता है, और उसके अंदर अपन क्या करते हैं, कास्ट अप्लाई करते हैं, किसके ऊपर, लिम्स के अंदर। अब अपन क्या है, उस लिम्ब को इमोबलाइज कर दिए। आपको पता है प्लास्टर इसलिए करते हैं कि अपन उस ऑर्गन को हिलाए डुलाए नहीं, जिसकी वजह से क्या हीलिंग जल्दी से हो। लेकिन जैसे ही अपन उसको इमोबलाइज कर देते हैं बहुत ही टाइम तक, तो क्या है कि उसका वर्किंग जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, और उसकी जो साइज है वो भी कम होना स्टार्ट हो जाती है। उसको बोलते हैं अपन लोकल एट्रोपी या डिसयूज एट्रोपी। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर डीनेर्वेशन एट्रोपी। ठीक है, एट्रोपी ऑफ मसल ड्यू टू डैमेज ऑफ नर्व और इन पोलियोमाइलाइटिस। जो मसल नर्व डैमेज हो जाएगी, नर्व डैमेज होने से उसकी एट्रोपी होगी, वो इसके अंदर आएगी। नेक्स्ट देखते हैं इस्केमिक एट्रोपी। देखो मैंने बताया इस्केमिक हाइपरट्रोफी, देखो किसी भी केनाल या किसी भी जगह जो एथ्रोस्क्लेरोसिस मतलब कि जो कॉर्नरी आर्टरी है उसके अंदर एथ्रोस्क्लेरोसिस का डेवलपमेंट हो गया या प्लेक्यू का फॉर्मेशन हो गया। अब प्लेक्यू फॉर्मेशन हो जाता है, जो उसके अंदर ब्लड और न्यूट्रिएंट जा रहे थे वो एप्रोप्रिएट मात्रा में नहीं जाएंगे। अब जैसे जैसे एप्रोप्रिएट मात्रा में नहीं जाएंगे तो उसकी जो फंक्शनिंग कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। वो किसके अंदर आएगी, इस्केमिक एट्रोपी के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं प्रेशर एट्रोपी, एट्रोपी ऑफ रीनल पेरेन्काइमा इन हाइड्रोनेफ्रॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जनरलाइज एट्रोपी मतलब कि देखते हैं स्टारवेशन एट्रोपी, इसको अपन बोलते हैं स्टारवेशन एट्रोपी इन एडुकेट न्यूट्रिशन। देखो
एग्जाम्पल इसका प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ये एक डिजीज कंडीशन होती है, इसके अंदर स्टारवेशन अपन बोलते हैं, भुखमरी, ठीक है। भुखमरी के अंदर देखते हैं कि जो पेशेंट है उसको अप्रोप्रिएट मात्रा के अंदर न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं हो रही है, जिसकी वजह से उसके अंदर वीकनेस आना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब कि वो थिन हो जाता है, धीरे धीरे फंक्शनिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, और जो सेल की साइज़, मसल्स वगैरह हैं वो सब कमज़ोर हो जाती है। वो किसके अंदर आएगा? जनरलाइज एट्रोफी के अंदर, मतलब कि स्टारवेशन पूरी बॉडी को ही अफेक्ट करता है, ठीक है। वो किसके अंदर आएगी? जनरलाइज एट्रोफी के अंदर। मैकेनिज्म देखते हैं, mechanism of atrophy. Atrophy cells have decreased function and there is decreased protein synthesis and increased degeneration of cellular protein। देखो इसके अंदर क्या है, उसके फंक्शन तो क्या हो जाते हैं? डिक्रीज होता है, और जो इसके अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस की प्रक्रिया है वो भी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। लेकिन जो टूटना, डीजनरेशन ऑफ सेलुलर प्रोटीन, उसका जो डीजनरेशन का मतलब होता है टूट कर नए के अंदर बनना, वो स्टार्ट होना, मतलब बढ़ जाता है, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस के अंदर देखें, ग्रोथ चेंजेस, द ऑर्गन ग्रोथ को अपन बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक चेंजेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। द ऑर्गन साइज इज स्मॉल एंड श्रिंक, जो ऑर्गन है उसकी या तो साइज बहुत ही कम हो जाएगी या श्रिंक, मतलब कि सिकुड़ जाएगा वो, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं सिकुड़ना। नेक्स्ट देखते हैं मैक्रोस्कोपिक चेंजेस। मैक्रोस्कोपिक चेंजेस किसके द्वारा देखेंगे अपन? किसी भी माइक्रोस्कोप के द्वारा, ठीक है। द सेल इन साइज ऑफ सेल, जो सेल के साइज है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। फोर्थ देखते हैं अपन मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया, मेटाप्लेजिया इट इज डिफाइंड एज रिवर्सिबल सेल चेंजेस इन विच वन अडल्ट सेल टाइप, ठीक है, इपिथेलियल एंड मेसेंजियल इज रिप्लेस बाय अनदर सेल। मेटाप्लेजिया के अंदर होता है जो एक सेल है वो किसी भी दूसरी सेल के द्वारा रिप्लेस कर दी जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? मेटाप्लेजिया, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, इसके अंदर जो इपिथेलियल सेल है वो क्या है कि इपिथेलियल सेल्स चेंज हो जाती है कोलुमनार इपिथेलियल सेल्स के अंदर, वो किसके अंदर आएगी? चेंजेस हो जाता है, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसके अंदर टाइप्स देखते हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ मेटाप्लेजिया, पहला है इपिथेलियल, दूसरा है मेसेंजियल। फर्स्ट देखते हैं अपन इपिथेलियल मेटाप्लेजिया। इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेटाप्लेजिया। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। वो छींक आ गई थी यार, ठीक है। अब देखते हैं अपन फर्स्ट इपिथेलियल मेटाप्लेजिया। इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेटाप्लेजिया। इट इज़ ऑफ टू टाइप। जो इपिथेलियल मेटाप्लेजिया होता है वो भी दो प्रकार का होता है। फर्स्ट देखते हैं अपन स्क्यूमस मेटाप्लेजिया। इन दिस टाइप द ओरिजिनल इपिथेलियल इज रिप्लेस्ड बाय स्क्यूमस इपिथेलियल सेल्स। जो स्क्यूमस, जो ओरिजिनल इपिथेलियल सेल है वो किसके द्वारा? अनादर सेल, यानी अनादर है उसके अंदर स्क्यूमस इपिथेलियल द्वारा रिप्लेसमेंट हो जाता है। एग्जांपल देखते हैं, इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्रोनिक इरिटेशन। देखो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जो नॉर्मल टिश्यू पाए जाते हैं वो होते हैं सिलेटेड कोलुमनार इपिथेलियल टिश्यू। अब जैसे ही अपन क्रोनिक इरिटेशन, मतलब कि अपन बीड़ी वगैरह, तंबाकू वगैरह स्मोकिंग करते हैं, उसकी वजह से क्या होगा? इरिटेशन होगा, और इरिटेशन क्या होगा? क्रोनिक हो जाएगा, जिसकी वजह से उसके अंदर जो सिलेटेड कोलुमनार इपिथेलियल टिश्यू है वो चेंज हो जाएंगे, स्क्यूमस, वो चेंज हो जाएंगे किसके अंदर? स्क्यूमस इपिथेलियल टिश्यू के अंदर, ठीक है। स्क्यूमस मेटाप्लेजिया के अंदर, ठीक। ये आपको डायग्राम दे रखा है, देखो इसके अंदर देखते हैं अपन। देखो ये है सिलेटेड इपिथेलियम टिश्यू। अब स्मोकिंग वगैरह किसी की वजह से इनके अंदर क्या होगा? इरिटेशन होगा, इरिटेशन होकर ये चेंजेस हो जाएंगे स्क्यूमस टिश्यू के अंदर, स्क्यूमस मेम्ब्रेन टिश्यू के अंदर चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, दूसरा कोलुमनार मेटाप्लेजिया। फर्स्ट इसके अंदर देखते हैं स्क्यूमस टू कोलुमनार टिश्यू
In Barrett esophagus, the squamous epithelial of esophagus replaced by the columnar cell। देखो बैरेट इसोफेगियस एक डिजीज कंडीशन होती है जो डेवलप होती है GERD, गैस्ट्रो इसोफेगियल रिफ्लेक्स डिजीज की वजह से। देखो इसके अंदर जो नॉर्मल टिश्यू होते हैं वो कौन से होते हैं, कोलुमनार टिश्यू होते हैं, वो रिप्लेस हो जाते हैं किसके द्वारा, सॉरी जो स्क्यूमस इपिथेलियल टिश्यू है वो रिप्लेस हो जाएंगे सेलुलर कोलुमनार टिश्यू के द्वारा। ठीक है, वो किसके अंदर आएगा, स्क्यूमस कोलुमनार टिश्यू के अंदर। ठीक है, इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया, द गैस्ट्रिक ग्लैंड आर रिप्लेस बाय द सेल रिजेंबलिंग ऑफ टू द स्मॉल इंटेस्टाइनल सेल। नेक्स्ट देखते हैं जो इसका सेकेंड टाइप है मेटाप्लेजिया, सॉरी मेसेंजियल मेटाप्लेजिया। ठीक है, इसके अंदर देखते हैं अपन ओसियस मेटाप्लेजिया। फर्स्ट देखते हैं ओसियस। ओसियस मतलब कि जहाँ कहीं से भी आ जाए वो रिलेटेड होगा बोन। ठीक है, ओसियस वर्ड जहाँ से भी आता है वो रिलेटेड होता है बोन। देखते हैं इसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन एट द साइट ऑफ टिश्यू इंजरी। जहाँ पे टिश्यू इंजरी हो रही है उस जो स्केलेटल मसल है उसके अंदर कोई भी टिश्यू इंजरी हो रही है और उसकी वजह से कोई न्यू बोन बन रही है, वो किसके अंदर आएगी, ओसियस मेटाप्लेजिया के अंदर। मतलब कि वो रिप्लेस हो रही है किसकी वजह से, बोन की वजह से। फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू बोन एट द साइट ऑफ टिश्यू इंजरी, ठीक है, इज नोन एन ओसियस मेटाप्लेजिया। बोन फॉर्मेशन इन मसल्स इज नोन एज मायोस्टेटिक मेटाप्लेजिया। ओसिफिकेशन स्पेशली अकर आफ्टर इंट्रामस्कुलर हेमरेज। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ मेटाप्लेजिया देखते हैं। मेटाप्लेजिया में डेवलप ड्यू टू रीप्रोग्रामिंग ऑफ प्रिकर्सर सेल दैट आर प्रेजेंट इन नॉर्मल टिश्यू। जो नॉर्मल टिश्यू के अंदर रीप्रोग्रामिंग और प्रिकर सेल्स होती है उसके अंदर चेंजेस होता है, उसकी वजह से क्या होता है, मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया का मतलब एक सेल का दूसरी सेल के द्वारा रिप्लिकेशन हो जाना। नॉट इफ द स्टिमुलस परसिस्टेंट long time epithelial metaplasia may process to dysplasia and further into cancer। देखो अगर जो स्टिमुलाई है वो लॉन्ग टाइम तक रहेगा तो लॉन्ग टाइम तक रहने के बाद में जो सेल के अंदर चेंजेस आएंगे वो किसके अंदर होंगे, डिस्प्लेजिया। और डिस्प्लेजिया के अंदर भी रहता है, डिस्प्लेजिया उसके अंदर भी बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि फिर भी लॉन्ग टाइम तक रहता है, वो फर्दर चेंजेस होगा किसके अंदर, कैंसर के अंदर। अब देखते हैं डिस्प्लेजिया, लास्ट टाइप है। डिस्प्लेजिया मीन्स डिसऑर्डर्ड सेलुलर डेवलपमेंट, मतलब कि अनकंट्रोल्ड सेलुलर डेवलपमेंट हो जाता है इसके अंदर, एक्म्प्लिस्ड विथ मेटाप्लेजिया एंड हाइपरप्लेजिया। जो साथ के साथ इसके अंदर क्या होता है, मेटाप्लेजिया भी होता है और हाइपरप्लेजिया भी होता है। मेटाप्लेजिया मतलब कि वह एक जगह से दूसरी जगह भी जाता है, साथ के साथ हाइपरप्लेजिया जो सेल के नंबर हैं, साइज है, वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। वो किसके अंदर होता है, डिस्प्लेजिया, मतलब कि अनकंट्रोल्ड। ठीक है, इट इज देयर फॉर रेफर्ड एज ए टिपिकल हाइपरप्लेजिया, मतलब कि जो हाइपरप्लेजिया है उसको ही अपन टिपिकल बोलते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा उसके अंदर इंक्रीजमेंट होना ही क्या बोलेंगे, डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया मोस्टली अकर इन इपिथेलियल सेल्स, जो इपिथेलियल सेल होती है उसके अंदर ही सबसे ज़्यादा डिस्प्लेजिया होता है। इपिथेलियल डिस्प्लेजिया में कैरेक्टराइज बाय सेलुलर प्रोलिफिकेशन एंड साइटोलॉजिकल चेंजेज। जो सेलुलर प्रोलिफिकेशन होता है मतलब कि सेल्स के अंदर चेंजेज, और साइटोलॉजिकल चेंजेज जो सेल के अंदर ज़्यादा चेंजेज हो रहे हैं, सेलुलर प्रोलिफिकेशन और साइटोलॉजिकल। ठीक है, द चेंजेस इंक्लूड इंक्रीज नंबर ऑफ लेयर ऑफ इपिथेलियल सेल। जो इसके अंदर चेंजेस होंगे डिस्प्लेजिया के अंदर होगा, जो नंबर है वो तो बढ़ेंगे, साथ के साथ जो उसकी साइज भी है वो भी इंक्रीज होगी, किसकी, लेयर ऑफ इपिथेलियल सेल। डिसऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ सेल फ्रॉम बेसल लेयर टू द सरफेस लेयर, मतलब कि जो अरेंजमेंट होगा सेल का, अरेंजमेंट रेगुलर ना होकर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अरेंजमेंट हो जाएगा किसकी, सरफेस लेयर पर। इंक्रीज म्यूटिक एक्टिविटी, जो म्यूटेटिक एक्टिविटी होगी वो भी बढ़ जाएगी। लॉस ऑफ बेसल पोलैरिटी लाई न्यूक्लियस लाइन अवे फ्रॉम द बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस है वो भी दूर चला जाएगा किससे, बेसमेंट मेम्ब्रेन से। द two most common example of dysplasia are changes in uterine cervix and respiratory tract dysplasia changes।
often occur due to chronic irritation or prolonged inflammation. On removal of stimuli, the changes may disappear, but in some cases, dysplasia may be progress into carcinoma in situ और इन्वेजिव कैंसर। देखो, जो स्ट्रेसर कंडीशन है अगर वो रिमूव हो जाती है तो वो चेंजेस क्या होंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। लेकिन अगर वो जो स्ट्रेसर कंडीशन है परसिस्टेंट लॉन्ग लाइफ तक बनी रहेगी, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस करेगी, वो कार्सिनोमा मतलब कि कैंसर या इन कार्सिनोमा इन सीटू और इन्वेजिव कैंसर के अंदर चेंजेस हो जाएगी। देखो इसके अंदर देखते हैं अपन, एक डायग्राम भी है, ये क्या है, नॉर्मल सेल है, ठीक है। अब धीरे धीरे इसके अंदर मेटाप्लेजिया मतलब कि जो सेल है वो एक जगह से दूसरी जगह जाना स्टार्ट हो रही है, ये हो रही है मेटाप्लेजिया और साथ के साथ डिस्प्लेजिया भी हो रहा है। डिस्प्लेजिया होकर वो किसके अंदर आ जाएगा, कार्सिनोमा इन सीटू। कार्सिनोमा सीटू होता है, कार्सिनोमा इन सीटू को बोलते हैं जो कोई भी मतलब कि कैंसर होने से पहले वाली स्टेज को अपन क्या बोलते हैं, कार्सिनोमा इन सीटू। मतलब कि जो कैंसर हो रहा है उससे पहले वाली स्टेज को अपन क्या बोलेंगे, कार्सिनोमा इन सीटू, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस बिटवीन मेटाप्लेजिया एंड डिस्प्लेजिया, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन मेटाप्लेजिया एंड डिस्प्लेजिया, क्योंकि दोनों के अंदर एक ही चीज़ हो रही है, ठीक। अब देखते हैं अपन डिफरेंस, देखेंगे फीचर्स किस किस के मेटाप्लेजिया और डिस्प्लेजिया के अंदर। पहले तो अपन देखते हैं डेफिनेशन। मेटाप्लेजिया की डेफिनेशन होती है चेंजेस ऑफ द वन सेल टाइप ऑफ इपिथेलियल और मैसेंजियल सेल टू अनदर टाइप ऑफ सेल, ठीक, अनदर टाइप ऑफ अडल्ट इपिथेलियल और मैसेंजियल सेल। मतलब कि जो सेल है इपिथेलियल और मैसेंजियल है वो अडल्ट इपिथेलियल और मैसेंजियल सेल के अंदर चेंजेज हो जाता है, वो क्या होता है, मेटाप्लेजिया। और डिस्प्लेजिया के अंदर क्या है, डिसऑर्डर सेलुलर डेवलपमेंट, मतलब कि कोई भी डिसऑर्डर्ड सेलुलर डेवलपमेंट में भी एसोसिएट विथ हाइपरप्लेजिया और मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया और हाइपरप्लेजिया से ही क्या होता है, डिस्प्लेजिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप। मेटाप्लेजिया के दो टाइप हैं, इपिथेलियल और मैसेंजियल, और जो डिस्प्लेजिया है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप है, इपिथेलियल ओनली। अब जो इसके अंदर टिश्यू अफेक्टेड होते हैं वो देखते हैं। मेटाप्लेजिया के अंदर मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड इन साइट्स आर ब्रोंकियल, ठीक है, म्यूकस, यूट्राइन, एंडोसर्विक्स एंड अदर मैसेंजियल टिश्यू। और डिस्प्लेजिया के अंदर जो टिश्यू अफेक्टेड होते हैं वो होते हैं यूटेराइन, सर्विक्स एंड ब्रोंकियल म्यूकोसा। अब जो सेलुलर चेंजेस आते हैं वो देखते हैं, जो मेटाप्लेजिया के अंदर वो आते हैं जो मेच्योर सेल्स के अंदर होते हैं उनके अंदर, और इसके अंदर होते हैं डिसऑर्डर्ड सेलुलर डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नेचुरल हिस्ट्री, ये होता है रिवर्सिबल ऑन विड्रॉल ऑफ स्टिमुलाई। जैसे ही अपन मेटाप्लेजिया के अंदर स्टिमुलाई को हटा देते हैं वो क्या हो जाता है, अपनी नॉर्मल कंडीशन के अंदर आ जाता है। लेकिन डिस्प्लेजिया के अंदर देखते हैं इट इज आल्सो रिवर्सिबल बट कैन प्रोग्रेस इनटू हायर स्टेट ऑफ डिस्प्लेजिया और कार्सिनोमा इन सीटू। ये भी इरिवर्सिबल होता है, लेकिन ये प्रोग्रेस अगर हायर स्टेट के अंदर कर जाता है तो कार्सिनोमा इन सीटू के अंदर चेंजेस होता है। कार्सिनोमा सीटू होता है जो भी कैंसर होने से पहले की स्टेज होती है, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं कार्सिनोमा इन सीटू।